हम लोग पिछले क्लास में नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिक का, जो मैट्रिक 11-12 सब में काम आएगा, कम्पिटेटिव काम आएगा। तो आज चौथा क्लास है। बाकी 3 क्लास अगर आपका छूटा हो तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया रहेगा, उस लिंक से आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अगला भी आपको वीडियो का लिंक मिलता जाएगा, वीडियो मिलता जाएगा, आप देखते जाएंगे। अगर आपको कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में देंगे, उसका जवाब हम अगले एपिसोड में दे देंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में एसिड के नामकरण तक पढ़े हुए थे। अब हम लोगों को कीटोन को पढ़ना है। तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप ये होता है, एक कार्बन पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड खाली है, तो इसको हम लोग कीटोन बोलते हैं। अब जैसे ही कीटोन दिखाई दे तो अगर हम लोग इधर एक H लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन कीटोन कब बनेगा? जब दोनों तरफ कार्बन लगाया जाए। तो ऐसे स्थिति में कीटोन का नामकरण हम करते हैं, एल्केन में से E हटा देते हैं और ONE जोड़ देते हैं। तो सबसे छोटा कीटोन कौन सा होगा? कम से कम दोनों तरफ एक एक कार्बन तो लगे। आधा कार्बन कैसे लगाएंगे? फिर इस पर हाइड्रोजन भी तो भरना पड़ेगा। तो 3 कार्बन का गिनती क्या होता है भाई? प्रोप। तो प्रोपेन होता ना जी। तो प्रोपेन में से ई हटा देंगे और ONE जोड़ देंगे, प्रोपानोन। प्रोपानोन। अगर कार्बन की गिनती बढ़ा दी जाए, अब जैसे देखिए इसको 4 कार्बन हो गए, तो अब गिनती कहाँ से करें कीटोन का? बेहतर होगा ना कि कीटोन को कम अंक दिया जाए, तो उधर से गिनती कर देंगे। 1 2 3 4, 2 ब्यूटानोन। क्लियर? अब बाय द वे कीटोन बीच में हो और दोनों तरफ कार्बन 2-2 लगे हुए हैं, अब तो आप कहीं से गिन के पूरा कर सकते हैं, 3 पर है। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे, बाय द वे मेरा इरादा है कि मैं इधर से गिनूं, क्योंकि हमेशा सीधे ही गिना करते हैं। तो इधर से गिन लिया 1 2 3 4 5, 3 पर कीटोन है। ठीक है भाई, इधर से गिनेंगे तो भी 3 पर पड़ता। लेकिन अगर इधर कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे, तो इधर से गिने या उधर से गिने, कीटोन तो 3 ही पे आएगा। तो क्यों ना हम इधर से गिन लें? इधर से गिनने से फायदा क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप को भी कम अंक मिल जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? पहले किसको लिख दें? ब्रोमो को। ABCD के अनुसार ब्रोमो पहले आएगा, 1 ब्रोमो 1 नाइट्रो, और 3 पर कीटोन है, कार्बन की संख्या 5 है, तो पेंटेन होता, E हटा देंगे, ONE जोड़ देंगे, 3 पेंटानोन। इस तरीके से कीटोन का नामकरण कर देंगे। हाँ, इसमें और भी कॉम्प्लिकेशन होंगे, लेकिन उस कॉम्प्लिकेशन को एक ही क्लास में दूर नहीं किया जा सकता। आगे फिर मिलेगा डिटेल में, एक्सरसाइज बनवाया जाएगा। तो अभी इतना ही कीटोन के नोमेनक्लेचर को सीखें, तो इसको नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं एसिड पे। चलिए अब एसिड की तरफ चलते हैं, सॉरी ईथर की तरफ। तो ईथर, ऑक्सीजन के दोनों तरफ बॉन्ड खाली हो तो ईथर होता है। अगर हम H लगा दें, एक भी इसमें कार्बन नहीं है भाई, अगर H लगा देंगे तो इसका नाम अल्कोहल हो जाएगा। तो H नहीं लगा सकते हैं। ईथर बनाने के लिए दोनों तरफ कार्बन लगाना पड़ेगा। तो इसको बोलते ईथर हैं, लेकिन IUPAC के द्वारा जो नियमावली तय की गई है उसके अनुसार इसका नाम एल्कोक्सी एल्केन होता है। एल्कोक्सी एल्केन मतलब, अब देख लें आप, मान लिया जाए इधर एक कार्बन लगा दिया, इधर एक कार्बन लगा दिया, तो इस पे हाइड्रोजन तो ऑलरेडी होंगे, आप देख सकते हैं। इसको कार्बन का बॉन्ड पूरा करना पड़ेगा तो हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो बताइए एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ। एक कार्बन की गिनती क्या होती है? मिथ। बीच में तो ऑक्सीजन है, तो इसको इंस्टेंटली 2 कार्बन गिन नहीं सकते। इधर की गिनती अलग होगी, उधर की गिनती अलग होगी। तो एक मिथ इधर हो गया और एक मिथ इधर हो गया, तो कहता है
इसको और आसान तरीके से सीखना है तो छोटा में ऑक्सी, बड़ा में एन। तो यहाँ तो दोनों कार्बन की दोनों तरफ लगे हुए कार्बन की संख्या बराबर है, ना तो कोई बड़ा है ना तो कोई छोटा है। तो ऐसे में एक में जोड़ देंगे ऑक्सी और एक में जोड़ देंगे एन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। लेकिन ऐसा देखा गया है कि हो सकता है कि एक तरफ कार्बन कम हो और एक तरफ कार्बन ज़्यादा हो। अब देखिए, इधर कार्बन की संख्या 2 है और उधर कार्बन की संख्या 1 है, तो ऐसे स्थिति में चुनना होगा कि छोटा कौन है। तो 2 कार्बन का श्रृंखला बड़ा हो गया, 1 कार्बन का छोटा हो गया, तो छोटा को पहले लिख लेते हैं। तो 1 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? मिथ, और 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? इथ। तो छोटा में क्या जोड़ दें? ऑक्सी, बड़ा में क्या जोड़ दें? एन। तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी इथेन। क्लियर? लेकिन इसके आधार पर भी ईथर को बांटा गया है 2 तरीके से। यहां ध्यान दें, एक होता है सममित ईथर, सममित ईथर जिसको कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर, या सरल ईथर। और इधर दूसरा ईथर होगा असममित ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, जिसको मिश्रित ईथर भी कहते हैं। ध्यान दीजिए आप, सममित किसको कहेंगे? जब दोनों तरफ कार्बन बराबर हो। असममित किसे कहेंगे? जब दोनों तरफ कार्बन बराबर ना हो। तो सममित को अंग्रेजी में सिमेट्रिकल या सरल ईथर कहेंगे, असममित को अनसिमेट्रिकल या मिश्रित ईथर कहेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ देखिए दोनों तरफ कार्बन बराबर हैं, तो ये किस प्रकार का ईथर है? सममित ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर है या सरल ईथर है? यहाँ पर देखिए दोनों तरफ कार्बन अलग अलग हैं, तो इसे मिश्रित ईथर कहेंगे, अनसिमेट्रिकल कहेंगे या असममित ईथर कहेंगे। इस तरह से भी ईथर का वर्गीकरण किया जाता है, इसको आप देख सकते हैं। अब इसमें फंक्शन ग्रुप लगाने के बाद अगर नाम लिखना हो तो वो 12 लेवल का चीज़ है, 12 लेवल का। तो अभी तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं, तो इतना ही। फिर हम आपको थायोल के बारे में जानकारी दे देते हैं। चलिए अब देखते हैं एसएच को, थायोल। ये पढ़ना नहीं है, सिलेबस से परे है, लेकिन जैसे ही आप एक कार्बन का नाम मीथेन रखते हो तो यहाँ पर से एच हटा के हम लोग OH लगाते थे, तो इसका नाम करते थे मीथेनॉल। लेकिन जैसे ही एसएच लगेगा तो इसका नाम होगा मिथाइल थायोल, मिथाइल थायोल, इथाइल थायोल, प्रोपाइल थायोल। कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी और उसका नामकरण कर देंगे। या अगर नंबर चेंज करता है, 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर है, तो नंबर के साथ लिख देंगे 2 थायोल, 3 थायोल, और बाकी फंक्शनल ग्रुप को ABCD के अनुसार लिख देंगे। तो ये एक सामान्य चीज़ है, लेकिन आप जानकारी रखें इसका। दूसरा है एलिसाइक्लिक। हम लोग एलिफेटिक को पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। फिर से बता दूं कि अगर आपका पिछला क्लास छूटा है तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक पिछले वीडियो में दिया गया है। चौथा क्लास है, तीसरा खोलेंगे तो उसमें सेकंड का वीडियो मिल जाएगा। आज का जो देखेंगे तो इसमें कल का लिंक मिल जाएगा। आप सब लिंक एक दूसरे से जुड़ा होता है, आप पहुंच जाएंगे वहां तक। या चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऑलरेडी सबका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें, एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिसको कहते हैं हिंदी में चक्रीय कंपाउंड। चक्रीय, तो चक्र का मतलब क्या होता है? चक्र का मतलब घुमा हुआ, चारों तरफ से घूम के बंद। तो जैसे ही हम 2 कार्बन लेते हैं, पहले समझ लें आप, अब दोनों को आप ऐसे लिखो या इसको हटा के ऐसे लिखो, ये कहीं से बंद होने नहीं जा रहे। लेकिन जैसे ही हम 3 कार्बन लिखेंगे तो देखेंगे हाइड्रोजन रखने के बाद इसको तो प्रोपेन बोलेंगे। नामकरण आप सीख चुके हैं, आराम से नाम बता सकते हैं इसका। प्रोपेन है,
लेकिन इसमें एक खासियत है, पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, लास्ट वाले पे 3 हाइड्रोजन और बीच वाले पर 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ हमको दिखाई देता है कि गिनती इधर से करें या उधर से करें 2 सिरा दिखाई देता है। ये सिंपल कंपाउंड है, एलिफेटिक कंपाउंड है। लेकिन जैसे ही 3 कंपाउंड को इस तरीके से रखा जाए और आप इसे बॉन्ड से जोड़ेंगे तो प्रत्येक कार्बन के पास 2 बॉन्ड हो जाता है और 2 बॉन्ड पर हाइड्रोजन रखना पड़ता है। यानी अब आपकी मर्जी, आप हो सकता है कि एक हाइड्रोजन को अंदर और एक हाइड्रोजन को बाहर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, 4 हैं। आप बाहर रखिए हाइड्रोजन या भीतर रखिए। आप ध्यान दीजिए, इस पर 2, इस पर 2, इस पर 2। अब आप सोचिए कि इसमें गिनती कहाँ से करें, तो सब कार्बन का मान बराबर है। क्यों भाई? सब कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, जिस पर आप ध्यान दे दीजिए। सब कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, कहीं से शुरू कर सकते हैं। तो ना तो यहाँ कोई 1 है और ना तो यहाँ कोई 3। तो ऐसे स्थिति में जब जानते हैं सब कार्बन का मान बराबर है तो बार बार ऐसे बनाते नहीं हैं। आप सिंपली ऐसे कार्बन भी लिखने का ज़रूरत नहीं है आपको, आप ऐसे बना दीजिए। प्रत्येक कॉर्नर पे कार्बन है और हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि अगर कार्बन कॉर्नर पे कार्बन है तो इसके 2 ही बॉन्ड हो चुके हैं, 2 बॉन्ड बाकी हैं। तो इसको बोलते हैं बंद संरचना है, साइक्लो। और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। इसी तरह अगर ये बंद बना दे तो 4 कॉर्नर हो गए, साइक्लो ब्यूटेन। 5 कार्बन हो गए, साइक्लो पेंटेन। 6 कार्बन हो गए, साइक्लो हेक्सेन। क्लियर? इस तरीके से नाम लिख सकते हैं। हो सकता है कि इस पर फंक्शनल ग्रुप भी हो, तो उसको आगे बताते हैं, इसको पहले आप लिख लें। डिस्क्रिप्शन बोलिएगा। मतलब नीचे वाले को? हाँ, डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सर आप तो बोल दिए कोई बात नहीं। हाँ मतलब ध्यान होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। अब देखते हैं, अगर ये साइक्लोप्रोपेन है, अगर आप यहाँ पे क्लोरो लगाते हैं तो बताइए यहाँ के कार्बन का कितना बॉन्ड खाली है? इस पर 2 हाइड्रोजन थे तो दोनों हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर सकते हैं। अभी हमने 1 लगाया है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक ही लगे। एक कार्बन के पास यहाँ पर 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के होते हैं, दोनों खाली होते हैं, तो हो सकता है दोनों पर 2 फंक्शनल ग्रुप लगा हो। तो ऐसे स्थिति में फिर से वही रूल, क्या भाई, कि पहले आप ब्रोमो को लिख दें फिर क्लोरो को लिख दें। अब सोचेंगे गिनती कहाँ से करें, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप यहीं लगे हैं तो यहीं से गिनना शुरू करेंगे और सबसे पहले किसको लिखेंगे? ब्रोमो को। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। लेकिन ये हो सकता है आपको दिग्भ्रमित करने के लिए कोई तीसरा खेल खेला जाए। अब बोलिए कैसे गिना जाए? यहाँ से गिनेंगे 1 2 3। अब सोचोगे कि ऐसे क्यों नहीं गिनेंगे, तो कोशिश करते हैं क्लॉकवाइज गिनने का, एंटी क्लॉकवाइज काउंट। 1 2 3, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, फिर से साइक्लोप्रोपेन। अगर 4 कार्बन होता, कोई ज़रूरी है कि यही दोनों फंक्शनल ग्रुप लगेंगे? नहीं, और भी लग सकते हैं भाई। तो ऐसे स्थिति में सोचना पड़ेगा। ये कहानी 3 कार्बन के साथ भी हो सकता है। अगर मैं ऐसे गिनता हूँ 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे गिनने पर 1 मिलेगा नाइट्रो को, 2 मिलेगा ब्रोमो को। हम ऐसा करें कि नीचे से ऊपर चलें तो 1 मिल जाएगा ब्रोमो को, 2 मिल जाएगा नाइट्रो को। और साइक्लो कंपाउंड में तो प्रत्येक कार्बन का मान बराबर होता है, तो क्यों ना मैं गिनती यहाँ से शुरू कर दूँ। 1 ब्रोमो 2 नाइट्रो साइक्लो
ब्यूटेन लिख सकते हैं। हाँ, एक काम और हो सकता है कि दो दो फंक्शनल ग्रुप अगर एक ही जगह पर हो तो ऊपर दिया गया है वह कहानी 4 और 5 कार्बन के साथ भी लागू होगा। दोनों को नंबर देके लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं। ये मत सोचिएगा कि 3 पर लागू होगा तो 4 पर होगा या नहीं, नहीं, सबका मान बराबर। अब 5 कार्बन होता, फंक्शनल ग्रुप को बदल दिया जाता। जैसे यहाँ देख लीजिए आप, कहा जाए इसका नाम लिखिए आप, ये तो पेंटेन है भाई। कौन सा पेंटेन? साइक्लोपेंटेन। तो गिनती क्लॉकवाइज चलते हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी वहाँ गलती है, यहाँ गलत है, फिर से कर लीजिए। 3 4 5। अब पहले किसको लिखते हैं? ब्रोमो को। 1 ब्रोमो कि 2 पर भी ब्रोमो है, तो पहले दोनों ब्रोमो को इकट्ठा कर लें। 1 2 डाई ब्रोमो, 2 क्लोरो और 5 कार्बन का पेंटेन। कौन सा पेंटेन? साइक्लोपेंटेन। हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। हो सकता है इतना नोट कर लें, फिर डबल बॉन्ड को बताते हैं। एली साइक्लिक के बाद एरोमेटिक को। एरोमेटिक की संरचनाएं बहुत सी होती है, लेकिन हम लोग को जो मैट्रिक 11 12 तक पढ़ना है उसमें बेंजीन मुख्य है। तो बेंजीन का संरचना सबसे पहले अगस्त केकुले ने बनाया था। अगस्त केकुले एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे। अब ऐसी कहानियाँ मिलती है किताबों में उनके जीवनी पढ़ने पर कि वो कभी लैब में काम करते करते थक गए, एक बार सोचे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत प्रयास किया, बना नहीं। बस ऐसे ही चलता रहा जिंदगी। एक बार बस पकड़े और चल दिए घर की ओर। चलो देखते हैं फिर कल, रोज़ की तरह सुबह से शाम तक कोशिश और शाम को घर जाने लगे तो रास्ते में जंगल था। जंगल में ये सो गए कि जंगल ट्रेवल करके गाड़ी निकलेगा, रात हो चुका था। सोचते गए उल जलूल बातें। फिर इन्होंने सोचा कि एक सांप अगर कुंडली मार के बैठा हो तो क्या करेगा। सांप अगर कुंडली मार के बैठा हो तो सांप को किसी भी हिस्से पर आप टच कीजिएगा तो अपने मुंह को उस समय घुमा सकता है, उस दिशा में घुमा सकता है, आपको काट सकता है और एक्टिव पोजीशन में होगा। कुंडली मार के बैठा है ऊपर की ओर, जैसे आप पीछे से टच करेंगे तो ऐसे घुमा देगा, सामने से टच करेंगे ऐसे घुमा देगा, ऐसे घुमा देगा, सब दिशा में एक्टिव होगा। तो अगस्त केकुले वहीं से गाड़ी से उतर गए और पैदल चले गए अपने लैब और बेंजीन का संरचना ऐसा बनाया। क्या खासियत है देख लेते हैं। बेंजीन का अणुसूत्र हॉकेल रूल से निकाला जाता है। जितने एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उसको हॉकेल रूल से निकालते हैं, इसकी चर्चा बाद में की जाएगी। तो 6 बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए 6 कार्बन एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं। अब आपको केमिस्ट्री को छोड़ के इजीली समझाने का कोशिश करता हूँ कि अगर हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड बनाते तो सबके पास 2-2 हाइड्रोजन होते। ऐसी स्थिति में अगर 2 कार्बन सोचता हो कि हम डबल बॉन्ड बनाएं तो कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे आप बताइए। अगर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, ये दोनों हट जाए तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच बन जाएगा। अगर यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ के हाइड्रोजन के साथ निकलता तो डबल बॉन्ड यहाँ बनता। तो अगर आप देखिए इधर घूमने के लिए हाइड्रोजन नहीं है तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो डबल बॉन्ड यहाँ बना। अब इधर घूमने के लिए हाइड्रोजन नहीं है तो अब ये और ये हाइड्रोजन निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। मतलब क्या है भाई, एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड है। ठीक है, हमको लगता है कि एक कार्बन छोड़ के है, लेकिन अब गहराई से देखें तो प्रत्येक कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन है। इसको देख लीजिए, एक डबल, एक सिंगल, एक हाइड्रोजन। इसको देख लीजिए, एक डबल, एक सिंगल, एक हाइड्रोजन। तो ऐसा देखा गया कि डबल बॉन्ड की स्थिति लगातार बदलती रहती है।
ऐसे स्थिति में इधर डबल बॉन्ड है तो इधर नहीं है, अगली बार हो सकता है कि इधर हो तो इधर ना हो, तो फिर इधर हो तो इधर ना हो, फिर इधर हो तो इधर ना हो। तो देखिए तो पहले संरचना में इधर डबल बॉन्ड है, इधर नहीं है, लेकिन दूसरे संरचना में इधर डबल बॉन्ड है, इधर नहीं है। तो बेंजीन का एक्चुअल संरचना होगा कौन? अब इस पे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को लिखते नहीं हैं, समझते हैं कि हर जगह हाइड्रोजन है। तो बेंजीन के संरचना में देखा गया कि लगातार डबल बॉन्ड इधर है तो इधर नहीं, इधर है तो इधर नहीं। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि ना भाई, ऐसा बनाते हैं कोई उपाय कि लगे कि डबल बॉन्ड सब जगह है। ऐसे तो देखो सब जगह है, तो घूमता हुआ बॉन्ड बना देते हैं। तो बेंजीन जिसका सूत्र C6H6 है, ये तो एरोमेटिक संरचना के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो C6H6 के बजाय AR भी लिखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि एरोमेटिक संरचना है, यह सांकेतिक भाषा में। दूसरा बात, बेंजीन C6H6 का संरचना है कौन? तो तीनों संरचना से व्यक्त कर सकते हैं आप। तो जिस अणुसूत्र को एक संरचना से स्पष्ट न किया जाए, उसे कई संरचनाओं से स्पष्ट किया जाए, तो उसे कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जिसको हिंदी में कहते हैं अनुनाद संरचना। यानी ये एक दूसरे के अनुनाद संरचना है, क्योंकि बेंजीन के स्ट्रक्चर को किसी एक सूत्र से साबित नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। इससे बना सकते तो ये भी तो बेंजीन है, ये भी तो बेंजीन है, तो तीनों से व्यक्त कर सकते हैं। तो तीनों एक दूसरे के अनुनाद संरचना है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो बेसिकली हम लोग बेंजीन को ऐसे ही बनाते हैं, इस पर हाइड्रोजन डालने की जरूरत नहीं है, समझते हैं कि सब जगह हाइड्रोजन है, प्रत्येक कॉर्नर पे कार्बन है, ये बेंजीन है। ठीक है, इतना नोट कर लें। अब देखिए बेंजीन पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगाएं तो उसका नाम क्या होगा? तो फिर से बता दें, अधिकांश बेंजीन के कंपाउंड कैंसरजनक होते हैं, लेकिन बेंजीन के कंपाउंड को बनाते हैं तो अधिकांश का कमर्शियल नेम है, औद्योगिक नाम, जिस नाम से उसे उद्योग में बुलाया जाता हो, उद्योग में जिस नाम का उपयोग किया जाता हो। लेकिन IUPAC सिस्टम के अनुसार हमको एग्जाम में नाम लिखना होगा, तो IUPAC को ध्यान में जरूर देना होगा कि IUPAC के अंतर्गत इसका नाम क्या होगा, फिर कमर्शियल नेम क्या होगा। तो दोनों को देखते चलते हैं। ये बेंजीन, अगर हम इस पर Cl लगा दें तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो भाई आप एक बार समझ गए कि जो नाम लगा हो उसको लिख के बेंजीन जोड़ देंगे। तो अगर इस पर ब्रोमो लगा हो तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अगर NO2 लगा हो तो नाइट्रोबेंजीन। हो सकता है। हम एक काम करते हैं, अगर इस पर एक और इतना लिख सकते हैं आप, अगर इस पर एक और क्लोर लगा दें तब तो गिनना पड़ेगा, ऊपर वाले को ही एक मानेंगे। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अगर बाई द वे यहाँ पे क्लोरो लगा दें तो एक एक पर लगा हुआ है, एक 4 पे लगा हुआ है। तो एक ब्रोमो है एक पर, क्लोरो है 4 पर, तो गिनती तो ऊपर से करेंगे तो सबसे पहले किसको लिखें? ब्रोमो को, ABCD के अनुसार। तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन, दोनों का नाम लिख दिया, फिर बेंजीन। इसी तरह इसमें काम करेंगे। लेकिन अगर जैसे ही हम NH2 की बात करें, इसका नाम क्या होगा? एमिनोबेंजीन। एमीन है, लेकिन इसका इससे भी ज्यादा प्रचलित नाम है एनिलीन। एनिलीन के नाम से ज्यादा जाना जाता है, औद्योगिक नाम है। अब इसकी बात करोगे CH3 तो क्या लिखेंगे? मिथाइल बेंजीन। लेकिन इसको औद्योगिक स्तर पे क्या बोलते हैं? टोलुइन। टोलुइन। अब जैसा कि अल्कोहल के बारे में बात करें
OH लगाएंगे तो इसको बेंजीनॉल नहीं बोलते हैं, इसका IUPAC और कॉमन दोनों नेम एक ही है, फिनॉल। इसको बेंजीनॉल नहीं बोलते। IUPAC भी इस नाम को मानता है कि यही नाम ठीक है, जबकि ये औद्योगिक नाम कहिए, कॉमन नेम कहिए, दोनों। अब अगर इसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लगेगा तो उसके साथ क्या होगा, कैसे लिखेंगे उसको बताते हैं। इसको लिखिए, अब देखिए, अगर ये एनिलीन है या इसको हम एमिनोबेंजीन कहें और इस पर हम Br लगा देते हैं, ब्रोमो, अब इसका नाम क्या होगा? दो नाम लिख सकते हैं आप। क्या हम इसको एमिनोबेंजीन मानते हैं, एनिलीन मानते ही नहीं? तो हम पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 3 पर ब्रोमो लगाए तो पहले ब्रोमो को लिखें या एमिनो को लिखें? एमिनो लिखना पड़ेगा, ABCD में पहले वो आता है। 1 एमिनो, 3 ब्रोमो और बेंजीन। या हम कह रहे हैं कि ना भाई हम इसको एनिलीन मानेंगे, तब क्या लिखेंगे? अब ये तो पूरा फंक्शन एनिलीन हो गया। कौन सा भाई? यहां ध्यान दो, ये तो मेरा एनिलीन है। अब क्या 3 नंबर पर ब्रोमो लगा हुआ है तो 3 ब्रोमो एनिलीन, दोनों ठीक है, दोनों चलेगा। अब एक ये CH3 है, ये NO2, ये NO2 और ये NO2। NO2 कितने हो गए? 3। क्या करें भाई? दो बातें हैं, एक तो ये कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन, या आप लिखे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो 1 मिथाइल बेंजीन। तो इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे भाई? संख्या को छोड़ें, TNT, इसको बोलते हैं TNT। यही वो चीज है जिससे डायनामाइट बनाते हैं, पत्थर और पहाड़ उड़ाने के लिए। अक्सर बड़े बड़े भवन को, पत्थरों को तोड़ते हुए मजदूरों को देखा था पहले, अब मशीनरी काम है, डायनामाइट से उड़ा दिया जाता है। कम समय में रास्ते बन जाते हैं, अच्छे अच्छे पत्थरों को निकाला जाता है। तो TNT, ट्राई नाइट्रोटोलियम से डायनामाइट बनाया जाता है। अब इसी तरह अगर ये OH है, हो सकता है यहाँ पे ब्रोमो लगा हो, यहाँ पे ब्रोमो लगा हो, तो इसका नाम क्या लिखते हैं? ये तो फिनॉल है, क्या बोलेंगे? 2,4 डाई ब्रोमो फिनॉल। जो भी लगा हो उसको पहले लिख दें, बाद में जो पेरेंट्स नेम है उसको लिख दें, आपका नाम हो जाएगा। इस तरह से और बेंजीन पर लगे हुए नाम को लिख सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर कल से कॉम्प्लेक्स नाम के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, उसको अगले क्लास में हम क्लियर कर देंगे। ठीक है।